हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक चल रहा है संसद यानी पार्लियामेंट अध्याय 12। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पहलू बचे हुए हैं, पहले इनको कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोकसभा के सभापतियों की जो तालिका है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पैनल ऑफ चेयरपर्सन इन लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के नियमों के अनुसार सदन के 10 सदस्यों को चुनकर लोकसभा के सभापतियों की तालिका का गठन करता है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में इस तालिका का कोई सदस्य सदन में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है और ऐसी स्थिति में उस सभापति को लोकसभा अध्यक्ष के समान शक्तियां और अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है वो अगर रिक्त हो तब इस तालिका के सदस्य पीठासीन नहीं हो सकते। ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वाह करेगा। इसके बाद लोकसभा महासचिव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। ठीक है, लोकसभा महासचिव संसद का अस्थायी पदाधिकारी होता है, परमानेंट ऑफिसर होता है जो 60 वर्ष के आयु तक इस पद पर कार्य कर सकता है। कितने वर्ष तक? 60 वर्ष के आयु तक। वह संसद अथवा लोकसभा के प्रति नहीं बल्कि लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। याद रखिएगा, लोकसभा महासचिव जो होता है लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा महासचिव के प्रमुख कार्य हैं। पहला, वह राष्ट्रपति की ओर से सदन के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए सदस्यों को आमंत्रण जारी करता है तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधेयकों को प्रमाणित करता है। वह सदन की ओर से संदेश भेजता है, वह अध्यक्ष के संदेशों को प्राप्त भी करता है। सदन या समितियों के समक्ष जो गवाह प्रस्तुत होते हैं उनके विरुद्ध समन जारी कर सकता है। इसके बाद है सचेतक, व्हिप। ये कौन होते हैं? सचेतक का कार्य संसद में अपने राजनीतिक दल के सदस्यों को अनुशासन में रखना होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में अपने एक सदस्य की नियुक्ति सचेतक के रूप में करता है। उसका मुख्य कार्य यह देखना होता है कि दल के सदस्य संसद में उपस्थित रहें। यदि पार्टी सदस्य उसके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। याद रखिएगा। इसके बाद लोकसभा की शक्तियां और कार्य जो है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पहला जो शक्ति है वह है विधायी शक्तियां। इसके बाद वित्तीय शक्तियां, कार्यपालिका पर नियंत्रण, संविधान संशोधन की शक्ति, निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य, राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है महाभियोग, राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन और न्यायाधीशों को पद से हटाना। इसके बाद संसद के दोनों सदनों की शक्तियां और कार्य के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लोकसभा के शक्ति और कार्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पावर एंड फंक्शन ऑफ लोकसभा। भारतीय संसद के दोनों सदनों में लोकसभा लोकप्रिय सदन है, पॉपुलर हाउस है, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर निर्वाचित किया जाता है। भारतीय संविधान के द्वारा लोकसभा को राज्यसभा के तुलना में उच्च स्थिति प्रदान की गई है। संसद, याद रखिएगा, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, परंतु लोकसभा संसद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है। लोकसभा की शक्तियां और उसके कार्यों का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। पहला है लोकसभा की जो विधायी शक्तियां हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लोकसभा की विधायी शक्तियां संविधान के अनुसार भारतीय संसद संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषयों और कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है। संविधान के द्वारा साधारण अवित्तीय विधेयकों और संशोधन विधेयकों के संबंध में यह कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों से पारित होने पर ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाएंगे। परंतु दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाने पर राष्ट्रपति के द्वारा सदनों की संयुक्त बैठक जो है अनुच्छेद 108 के तहत बुलाए जाने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्य संख्या राज्यसभा के दुगने से भी अधिक होने के कारण संयुक्त बैठक में विधेयक का निर्णय लोकसभा के इच्छा अनुसार ही होता है, क्योंकि लोकसभा में राज्यसभा की अपेक्षा जो है दोगुने से भी अधिक सदस्य हैं। इस प्रकार कानून निर्माण के संबंध में अंतिम शक्ति लोकसभा को प्राप्त है। राज्यसभा साधारण विधेयक यानी वित्तीय विधेयक को छोड़कर राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम 6 माह तक जो है रोक सकता है। 6 माह तक। व्यवहार के अंतर्गत अगर बात करें तो अब तक सभी महत्वपूर्ण विधेयक जो है
वो कहां पर प्रस्तावित किए जाते रहे हैं? तो लोकसभा में। लोकसभा की जो वित्तीय शक्ति है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान में वित्तीय शक्ति मुख्यतः लोकसभा को ही प्रदान की गई है और इस संबंध में राज्यसभा की जो स्थिति है वो महत्वहीन है। अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं, याद रखिएगा। लोकसभा से पारित होने के बाद वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजे जाते हैं और राज्यसभा के लिए यह आवश्यक है कि वह वित्त विधेयक प्राप्त होने की तिथि से 14 दिनों के अंदर अपने सुझावों के साथ या उसके बिना, अपने सुझाव के बिना लोकसभा को लौटा दे। तो यह कंडीशन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात करें तो यदि राज्यसभा ऐसा नहीं करती है तो यह अवधि जो 14 दिन की है, ये बीत जाने के बाद, 14 दिन समाप्त हो जाने के बाद वह वित्त विधेयक जो है वो राज्यसभा से पारित मान लिया जाएगा। वार्षिक बजट और अनुदान संबंधित जो मांगे हैं ये भी लोकसभा के समक्ष ही रखी जाती हैं और इनसे संबंधित व्यय की स्वीकृति देने का अधिकार लोकसभा को ही प्राप्त है। तीसरा है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। कार्यपालिका पर नियंत्रण की जो शक्ति है किस तरह से है देख लेते हैं। भारतीय संविधान के द्वारा संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गई है। संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल, संसद, व्यवहार में लोकसभा, ये इसके प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। संसद के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीति के संबंध में, सरकार के कार्यों के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं तथा उनकी आलोचना कर सकते हैं। संसद सरकारी विधेयक या बजट को अस्वीकार करके, मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव स्वीकार करके या किसी सरकारी विधेयक में कोई संशोधन करके अपना विरोध जो है प्रदर्शित कर सकती है। वह स्थगन, याद रखिएगा, वह स्थगन प्रस्ताव पारित करके भी सरकारी नीतियों की आलोचना कर सकती है। लोकसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके कार्यपालिका यानी मंत्री परिषद को जो है बर्खास्त किया जा सकता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति के अंतर्गत ही लोकसभा, संघ लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वित्त विधेयक, राज्यसभा आयोग व अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की रिपोर्ट पर जो है विचार करती है। चौथा है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान संशोधन संबंधित शक्ति जो है, लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर जो है संविधान में संशोधन का अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार अगर बात करें तो संविधान में संशोधन का कार्य संसद के द्वारा किया जाता है। संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और प्रस्ताव पारित होने के लिए आवश्यक है कि संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा, इनके द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाए। ठीक है। संशोधन प्रस्ताव के संबंध में संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर वह प्रस्ताव जो है अस्वीकृत मान लिया जाएगा। ठीक है। ठीक है। संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है बुलाने का प्रावधान नहीं है। ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं किया गया है। पांचवा है निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। निर्वाचक मंडल के रूप में जो कार्य है, लोकसभा निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार अगर बात करें तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार अगर बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। लोकसभा के द्वारा सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित किया जाता है तथा लोकसभा ही उन्हें जो है पद से हटा भी सकती है। इसके बाद जनता की शिकायतों का निवारण। नेक्स्ट जो है जनता की शिकायतों का निवारण, जो इसका मतलब शक्तियां हैं। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो जनता के द्वारा, पब्लिक के द्वारा। उनके द्वारा जनता की शिकायतें, जनता के विचार तथा भावनाएं सरकार तक पहुंचाई जाती है। लोकसभा के सदस्य सदैव यह प्रयास करते हैं कि सरकार अपने नीतियों का निर्माण एवं कार्यों का संपादन जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए करे। इसके बाद अन्य कार्य भी हैं। लोकसभा के कुछ अन्य कार्य जो है निम्नवत हैं। वो अन्य कार्य क्या है तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर बात करें तो पहला जो कार्य है अन्य कार्य में, वो है अन्य कार्य, मतलब अदर वर्क। लोकसभा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगा सकती है।
लोकसभा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगा सकती है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए यदि राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो लोकसभा के द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाना आवश्यक है, याद रखिएगा। इसके बाद लोकसभा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। इसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल के घोषणा किए जाने के बाद उसे 1 माह के भीतर यानी 1 मंथ के भीतर जो है लोकसभा से जो है स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। अन्यथा क्या होगा, इस प्रकार की घोषणा 1 माह के बाद स्वतः समाप्त मान ली जाती है। इसके बाद यदि राष्ट्रपति किसी अपराधी को मतलब कि सर्व क्षमा देना चाहे तो उसे केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस संबंध में परामर्श लेना आवश्यक है। लोकसभा को प्राप्त शक्तियों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि संसद देश का सर्वोच्च अंग है तो लोकसभा संसद का सर्वोच्च अंग है। तो लोकसभा को प्राप्त शक्तियों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जो संसद है वो देश का सर्वोच्च अंग है, लोकसभा जो है वो संसद का सर्वोच्च अंग है। इसके बाद देखिए राज्यसभा की शक्तियां और कार्य जो है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो राज्यसभा की जो पहली शक्ति है विधायी शक्तियां, संविधान संशोधन की शक्ति, वित्तीय शक्तियां, कार्यपालिका पर नियंत्रण, निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करना, राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है महाभियोग और उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने का प्रस्ताव। तो ये है राज्यसभा के मतलब कि फंक्शन और पावर। तो राज्यसभा की जो शक्तियां और कार्य हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। याद रखिएगा, राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, अपर हाउस होता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, परंतु इसकी रचना लोकसभा के सहयोगी और सहायक सदन के रूप में की गई है। राज्यसभा में निहित प्रमुख शक्तियां, उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य निम्नवत हैं। पहला है विधायी शक्तियां। राज्यसभा की जो शक्ति है विधायी शक्तियां, इसके संदर्भ में अगर बात करें तो राज्यसभा भी विधि निर्माण से संबंधित कार्य करती है। संविधान में वित्तीय विषयों को छोड़कर शेष विषयों के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्तियां प्रदान की गई है। गैर वित्तीय विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। वित्त विधेयक नहीं, गैर वित्तीय विधेयक संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों में से किसी भी सदन में जो है प्रस्तावित किए जा सकते हैं। परंतु व्यवहारिक रूप से भी जो है सभी महत्वपूर्ण विधेयक अधिकांशतः लोकसभा में ही प्रारंभ किए जाते हैं। तो व्यवहारिक रूप से अगर बात करें तो जितने भी महत्वपूर्ण विधेयक हैं वो कहां पर प्रारंभ किए जाते हैं? लोकसभा में। संविधान संशोधन की जो शक्ति है इसके बारे में अगर बात करें तो राज्यसभा को संविधान में संशोधन के संबंध में लोकसभा के बराबर शक्तियां प्रदान की गई है। जो शक्ति लोकसभा को मतलब की दी गई है वही शक्ति राज्यसभा को भी दी गई है, लेकिन किसमें? संविधान संशोधन के शक्ति के संदर्भ में। यह संशोधन तभी संभव होता है जब ऐसा प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत, याद रखिएगा, अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए। कितने? 2/3। इसके बाद वित्तीय जो शक्तियां हैं राज्यसभा के, इसके बारे में देख लेते हैं। राज्यसभा को लोकसभा के तुलना में अत्यंत सीमित वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। राज्यसभा में धन विधेयकों यानी मनी बिल्स को प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा के द्वारा पारित धन विधेयक पर राज्यसभा जो है 14 दिनों तक विचार विमर्श कर सकती है। राज्यसभा ऐसे विधेयकों पर लोकसभा को जो है अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दे सकती है। उन सुझावों को जो है स्वीकार करना या अस्वीकार करना लोकसभा के इच्छा पर निर्भर है। इसके बाद कार्यपालिका से संबंधित जो शक्तियां हैं राज्यसभा को, इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय संसदीय व्यवस्था में मंत्री परिषद संसद के लोकप्रिय सदन यानी लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न या पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उनके नीतियों और कृत्यों की आलोचना भी कर सकते हैं, परंतु इन्हें अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रियों को हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसीलिए राज्यसभा का कार्यपालिका पर जो है अत्यंत सीमित नियंत्रण है, बहुत कम जो है मतलब कि अधिकार दिए गए हैं इस संदर्भ में। इसके बाद विविध शक्तियां हैं, कुछ अन्य शक्तियां भी हैं। देखिए, उपयुक्त शक्तियों के अतिरिक्त राज्यसभा को कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त हैं जिनका प्रयोग वह लोकसभा के साथ संयुक्त रूप से करती हैं। ये शक्तियां जो है निम्नलिखित हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दूसरा, राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा कुछ अन्य पदाधिकारियों को पद से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव तभी पारित माना जाता है जब दोनों सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। इसके बाद राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो प्रस्ताव है सर्वप्रथम राज्यसभा में ही रखा जाता है। राज्यसभा से पारित होने के बाद ही यह प्रस्ताव लोकसभा में भेजा जाता है। इसके बाद 1 माह से अधिक समय तक आपातकाल लागू रखना हो तो इस प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है। परंतु यदि इस दौरान लोकसभा का विघटन हो गया हो और राज्यसभा के द्वारा आपातकाल के अनुमोदन का संकल्प विशेष बहुमत से पारित कर दिया गया हो तो लोकसभा के अनुमोदन के बिना भी आपातकाल जो है प्रभावी रहता है। परंतु नई लोकसभा के द्वारा अपनी पहली बैठक से 30 दिनों के भीतर आपातकाल के अनुमोदन का संकल्प पारित करना आवश्यक है, अन्यथा इस अवधि के पश्चात आपातकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो ये शक्ति है। इसके बाद आपातकाल में मौलिक अधिकारों के निलंबन के लिए दिए गए आदेशों को भी यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाना आवश्यक होता है। कुछ विशेष शक्तियां भी दी गई हैं राज्यसभा को, तो देख लेते हैं। राज्यों का प्रतिनिधि होने के कारण राज्यसभा जो है राज्यों का प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधित्व करता है, और प्रतिनिधि होने के कारण राज्यसभा को जो है 2 विशेष अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। ये जो 2 विशेष अधिकार हैं ये कौन कौन से हैं? पहला है अनुच्छेद 249 के अनुसार अगर बात करें तो राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, जिसे संसद को उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और ऐसा प्रस्ताव प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए प्रभावी होता है, यानी 1 वर्ष के लिए एक्टिव होता है, किंतु एक संकल्प पारित करके जो है इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। दूसरा है संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार अगर बात करें तो राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके जो प्रस्ताव होते हैं, इन प्रस्ताव को पारित करके नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का जो है अधिकार केंद्रीय सरकार को दे सकती है। और राज्यसभा जब तक इस प्रकार का प्रस्ताव पारित न कर दे तब क्या होगा, तब तक याद रखिएगा, जब तक कि मतलब कि जो कह सकते हैं कि जो इस प्रकार का जो प्रस्ताव है, मतलब कि राज्यसभा जब तक इस प्रस्ताव का मतलब कि पारित इस प्रकार के जो प्रस्ताव है इसको पारित न कर दे तब तक संसद या भारत सरकार किसी नई अखिल भारतीय सेवा को जो है स्थापित नहीं कर सकती है। इसके बाद संसद के जो सत्र हैं, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, वह समयावधि या वह मतलब टाइम पीरियड जिसमें सदन लगातार प्रतिदिन बैठक करके संसदीय कार्यों को संपन्न करता है, तो उस समयावधि के पहले अधिवेशन से लेकर अंतिम अधिवेशन यानी सत्रावसान तक के जो समय होते हैं ये होता है सेशन ऑफ हाउस। तो वह टाइम पीरियड जिसमें सदन लगातार प्रतिदिन बैठक करके संसदीय कार्यों को संपन्न करता है, तो उस टाइम पीरियड के पहले अधिवेशन से लेकर अंतिम अधिवेशन तक के जो समय होते हैं इसको कहते हैं सदन का सत्र। सत्र आहूत करना क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह समय समय पर संसद के दोनों सदनों के बैठक जो है बुलाएगा, यानी सत्र आहूत करेगा, लेकिन एक सत्र के अंतिम बैठक और अगले सत्र के प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। 6 माह से ज्यादा का जो है अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी 1 वर्ष में याद रखिएगा कम से कम 2 बार सत्रों का आयोजन किया जाना आवश्यक होता है। 2 सत्रों के बीच के अंतराल को अवकाश अथवा विश्रांति काल कहा जाता है। तो 2 सत्रों के बीच के जो अंतराल है इसको अवकाश या विश्रांति काल कह सकते हैं। भारतीय संसदीय परंपरा में 1 वर्ष में सामान्यतः 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है। पहला जो मतलब कि सेशन है वो है बजट सेशन, बजट सत्र, और इसका सत्र कब से कब तक होता है? फरवरी से मई तक। मानसून सत्र, दूसरा जो सत्र है मानसून सत्र है जुलाई से सितंबर, और शीतकालीन सत्र यानी विंटर जो सेशन है वो नवंबर से दिसंबर तक। याद रखिएगा, और टाइम पीरियड याद रखना जरूरी है क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं।
देखिए, राज्यसभा में बजट सत्र को दो अधिवेशनों में विभाजित कर दिया जाता है, जिनमें सामान्यतः 3 से 4 सप्ताह का अवकाश रहता है, 3 से 4 वीक का अवकाश रहता है। और इस प्रकार राज्यसभा में एक वर्ष में जो है 4 सत्रों का आयोजन किया जाता है। देखिए, इसके बाद है स्थगन। क्या है स्थगन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, कुछ विशेष कारणों, अवस्था या अव्यवस्था कह सकते हैं, कुछ विशेष कारण या अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, शोर शराबे आदि के कारण सदन के बैठक को अस्थायी रूप से रोक देना स्थगन कहलाता है, एडजॉर्नमेंट कहलाता है। स्थगन कुछ विशेष कह सकते हैं कि कारण, अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, शोर शराबे आदि के कारण मतलब कि ये लागू होता है स्थगन। मतलब कि का मतलब होता है बैठक, सदन के जो बैठक है इसको अस्थायी रूप से, मतलब अस्थायी मतलब कि कंटिन्यू नहीं, मतलब कोई, मतलब कि कह सकते हैं कि अस्थायी वो होगा कि आप टाइम पीरियड दे रहे हैं, और अस्थायी मतलब बिना टाइम पीरियड के। तो मतलब अस्थायी रूप से नहीं बल्कि अस्थायी रूप से रोक देना स्थगन कहलाता है। और स्थगन कुछ मिनटों से लेकर कुछ दिनों तक के लिए किया जा सकता है। सदन को स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को प्राप्त होता है, और वह पुनः सदन को कभी भी आहूत कर सकता है। स्थगन से जो है सत्र की समाप्ति नहीं होती है। इसके बाद है अनिश्चितकालीन स्थगन। जब सदन का पीठासीन अधिकारी अगली बैठक का समय बताए बिना सदन को जो है अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देता है, तो उसे अनिश्चितकालीन स्थगन या साइन डाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइन डाई। ये वर्ड याद रखिएगा। इसके बाद सत्रावसान है। सत्रावसान क्या है? इसका अर्थ होता है सत्र का समापन। ठीक है, अनुच्छेद 85(2) के क के अंतर्गत अगर बात करें तो प्रेसिडेंट को किसी एक सदन या दोनों सदनों में चल रहे सत्र का जो है समापन करने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह से सत्रावसान की घोषणा करता है। सदन अपनी निर्धारित अवधि के पूर्ण होने पर या इससे पहले भी समाप्त किया जा सकता है। सत्रावसान के कारण सदन में जो लंबित विधेयक होते हैं इस पर मतलब कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सत्रावसान के कारण सदन में लंबित विधेयकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, इसके बाद है आपवादिक स्थितियां। आपवादिक स्थितियां क्या है? स्पेशल सेशन यानी विशेष सत्र। याद रखिएगा, विशेष सत्र राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह सदन के पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति को जो है 14 दिनों के पूर्व सूचना देकर विशेष सत्र का आह्वान कर सकता है। इसके बाद है आपात स्थिति, अनुच्छेद 352 के तहत। यदि लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो सदन के सदस्यों का लगभग 10वां भाग 14 दिनों की पूर्व सूचना पर राष्ट्रीय आपात को समाप्त करने के लिए जो है पत्र लिख सकता है, और इसमें मंत्री परिषद की कोई भूमिका नहीं होती है। तो देखिए, इसके बाद स्थगन और सत्रावसान में जो तुलना है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्थगन क्या है, सत्रावसान क्या है, इन दोनों के बीच डिफरेंट क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जो स्थगन है, स्थगन का मतलब है स्थगन चल रही बैठक या अधिवेशन की समाप्ति। स्थगन से मतलब है जो बैठक चल रहा है या जो अधिवेशन है इसकी समाप्ति हो जाती है। सत्रावसान का जो मतलब होता है, सत्रावसान तत्कालीन सत्र को ही समाप्त कर देता है। तो स्थगन का मतलब है जो बैठक या अधिवेशन चल रहा है उसकी सिर्फ समाप्ति होती है, और सत्रावसान का मतलब होता है जो सत्र है, जो सत्र चल रहा है, जैसे बजट सेशन हो या जो विंटर सेशन हो या जो मतलब कि मानसून सत्र हो, इस तरह के जो सत्र हैं, सत्रावसान अगर लागू होता है तो उस पूरे सत्र को समाप्त कर देता है। स्थगन में अगर देखें तो स्थगन कुछ मिनटों से लेकर अनिश्चित काल के लिए हो सकता है। अगली बैठक के साथ ही सदन का सत्र पुनः सक्रिय हो जाता है, और जो सत्रावसान है, सत्रावसान के बाद पुनः नए सत्र की घोषणा सदन की जो बैठक है इसमें होती है, इससे पूर्व नहीं। इसके बाद स्थगन से किसी विधेयक या सदन में लंबित कार्यवाहियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो स्थगन जब होता है तो जो सदन में लंबित
जो मतलब कि कार्यवाही होती है, कार्य होता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सदन के अगली बैठक में पुनः वे कार्य किए जा सकते हैं। लेकिन जब सत्रावसान घोषित होता है तो सत्रावसान किसी विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, परंतु लंबित कार्यों को प्रारंभ करने के लिए नए सत्र में जो है पुनः नोटिस देनी पड़ती है, सूचना देनी पड़ती है। लोकसभा का जो विघटन है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, लोकसभा के विघटन का जो तात्पर्य है, लोकसभा को भंग किया जाना। संविधान का अनुच्छेद 85(2) में राष्ट्रपति को लोकसभा के विघटन की जो शक्ति है वो प्रदान की गई है। सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर लोकसभा का विघटन करता है, परंतु यदि सरकार अल्पमत में है या अन्य अपवादिक परिस्थितियां विद्यमान हो तो राष्ट्रपति जो है स्वविवेक से जो है या स्वविवेक का प्रयोग करता है और इसका जो है क्या करता है, इस तरह का जो है विघटन कर देता है, लोकसभा को समाप्त करता है। विघटन के पश्चात लोकसभा का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाता है और इसके पश्चात पुनः निर्वाचन होते हैं और नई लोकसभा का गठन किया जाता है। याद रखिएगा, नई लोकसभा का गठन किया जाता है। लोकसभा का जो विघटन है, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा का जो विघटन है, याद रखिएगा, कार्यकाल के समाप्ति पर यानी गठन के 5 वर्षों के पश्चात। और दूसरा है, लोकसभा दो मतलब कि रूपों में विघटन हो सकता है। एक तो लोकसभा का जो 5 साल का कार्यकाल है वो समाप्त हो जाए तो लोकसभा मतलब विघटित हो जाएगा, और दूसरा राष्ट्रपति के द्वारा भंग किए जाने पर यानी मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा को विघटित कर देते हैं। राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है, इसीलिए राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। लोकसभा के विघटन के पश्चात सदन में लंबित सभी प्रस्ताव, ठीक है, जो प्रस्ताव है वो सभी प्रस्ताव, विधेयक और संकल्प जो लोकसभा से पारित हो चुके हैं अथवा विचाराधीन हैं स्वतः समाप्त हो जाते हैं। यदि इन पर पुनः, याद रखें, यदि इन पर पुनः कार्य करना है तो क्या करना होगा, तो नई लोकसभा के गठन के पश्चात इन प्रस्तावों, विधेयकों और संकल्पों को सदन में पुनः प्रस्तुत करना होगा। लोकसभा के विघटन का जो प्रभाव है किस किस पर पड़ता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के विघटन का जो प्रभाव है देख लेते हैं, किन किन एरिया पर पड़ता है, किन किन फंक्शन पर पड़ता है। लोकसभा में विचाराधीन या लंबित सभी विधेयक, याद रखिएगा, लोकसभा में विचाराधीन या सभी लंबित विधेयक समाप्त हो जाते हैं, चाहे वे लोकसभा में प्रस्तुत किए गए हो या राज्यसभा के द्वारा पारित करके लोकसभा के विचार के लिए भेजे गए हो। तो लोकसभा में जो विचाराधीन या जो लंबित विधेयक हैं लोकसभा के विघटन पे समाप्त हो जाते हैं, चाहे लोकसभा में प्रस्तुत किए गए हो या राज्यसभा के द्वारा पारित करके लोकसभा में विचार के लिए भेज दिए गए हो, तो इस स्थिति में यह विधेयक जो है समाप्त हो जाएगा। ऐसे सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं जो लोकसभा के द्वारा पारित किए जा चुके हैं परंतु राज्यसभा में विचाराधीन है। इसके बाद याद रखिएगा, ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों के द्वारा पारित नहीं हुआ हो, ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों के द्वारा पारित नहीं हुआ है लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा उस पर विचार करने के लिए जो है ज्वाइंट सेशन बुलाने की अधिसूचना जो है जारी कर दी गई है, तो ऐसे स्थिति में वह विधेयक समाप्त नहीं होता है। तो विधेयक, ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों के द्वारा पारित नहीं हुआ है लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा उस पर विचार करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है, तो ऐसे स्थिति में वह विधेयक समाप्त नहीं होता है। इसके बाद ऐसा विधेयक जिस पर राज्यसभा में विचार चल रहा है लेकिन लोकसभा के द्वारा पारित नहीं किया गया है, तो वह विधेयक समाप्त नहीं होता है। यदि विधेयक दोनों सदनों के द्वारा पारित करने के बाद राष्ट्रपति के स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है तो वो भी विधेयक जो है समाप्त नहीं होता है। यदि विधेयक दोनों सदनों से पारित करके राष्ट्रपति को भेजा गया और राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया गया है तो वह समाप्त नहीं होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद संसद में प्रयोग किए जाने वाली जो भाषा है, संसद में जो प्रयोग की जाने वाली जो लैंग्वेज है, इसके बारे में अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसदीय कार्य, ठीक है, संसदीय कार्य हिंदी या अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे, लेकिन सदन का पीठासीन अधिकारी जो है किसी ऐसे सदस्य को उसकी मातृभाषा यानी मदर टंग में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात को स्पष्ट व्यक्त नहीं कर सकता। तो इस तरह का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 120 के तहत, आपको याद रखना है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए
लेम डक सत्र क्या होता है? लेम डक सेशन, याद रखिएगा इस शब्द को। लेम डक सत्र का मतलब है, लेम डक सेशन का मतलब है नई लोकसभा के चुनाव, नई लोकसभा के चुनाव के बाद पुरानी लोकसभा का जो अंतिम सत्र होता है इसके लिए बैठक। तो नई लोकसभा के चुनाव के बाद पुरानी लोकसभा का जो अंतिम सत्र के लिए बैठना होता है। इस बैठक में जो सदस्य मतलब नई लोकसभा के लिए नहीं चुने गए होते हैं उन्हें लेम डक कहा जाता है। तो नई लोकसभा चुन ली गई है, नई लोकसभा के चुनाव के बाद पुरानी लोकसभा का अंतिम सत्र के लिए बैठना लेम डक होता है। इसमें क्या होता है? लेम डक उसे कहते हैं जो इस नई बैठक में यानी नई लोकसभा चुनाव में जो पुराने में से जो चुने नहीं गए हैं तो उनको कहते हैं लेम डक। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद संसदीय जो विशेषाधिकार है इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए अनुच्छेद 105 के अनुसार अगर बात किया जाए तो संसद के सदनों, उसके सदस्यों तथा उनकी समितियों के अधिकारों, विशेषाधिकारों आदि के संबंध में प्रावधान किया गया है। सदस्यों को ये विशेषाधिकार केवल तब भी तक उपलब्ध है जब तक वे संसद में जनप्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हैं और अपने संसदीय दायित्वों का वे निर्वहन करते हैं। सदन के विशेषाधिकारों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो संसदीय जो विशेषाधिकार का वर्गीकरण है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है संसद सदस्यों के जो व्यक्तिगत विशेषाधिकार है, इंडिविजुअल जो प्रिविलेजेस हैं, वो है बोलने की स्वतंत्रता, गिरफ्तारी से छूट और गवाह के रूप में उपस्थित होने से मुक्ति। इसके बाद दूसरा है सदन के सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार, कलेक्टिव प्रिविलेजेस, सुविधाएं। तो पहला है संसदीय चर्चा और कार्यवाहियों के प्रकाशन का अधिकार, न्यायालय के द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच का निषेध, संसद के आंतरिक विषयों का विनियमन, संसद की अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार और गैर सांसदों एवं अपरिचितों को संसद के सदनों से जो है निष्कासित करने का अधिकार। तो याद रखिएगा क्या मतलब कि व्यक्तिगत विशेषाधिकार है और क्या सामूहिक विशेषाधिकार दिए गए हैं। सदस्यों के व्यक्तिगत जो विशेषाधिकार हैं इसके बारे में अगर बात करें तो ये निम्नवत है। पहला है बोलने की स्वतंत्रता, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसदीय विशेषाधिकार है जिसके अंतर्गत सदस्यों को संसदीय कर्तव्यों का पालन करते समय बोलने की स्वतंत्रता है। देखिए अनुच्छेद 19 के अंतर्गत समान नागरिकों को भी बोलने का जो है स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 के अंतर्गत अगर बात करें तो सदस्यों को बोलने की स्वतंत्रता अत्यधिक विस्तृत है। संसद के सदस्यों को संसद या उसकी किसी समिति में कही गई बात या व्यक्त किए गए किसी मत के लिए न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, परंतु इस स्वतंत्रता पर सदन के नियमों और प्रक्रियाओं का अंकुश होता है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए एक अपवाद है, इसको याद रखिएगा कि न्यायाधीशों को उनके पद से हटाए जाने के संकल्प के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के विषय में संसद सदस्यों के द्वारा विवेचना नहीं की जा सकती है। इसके बाद है गिरफ्तारी से उन्मुक्ति। संसद सदस्यों को सदन या उसकी किसी समिति के अधिवेशन के दौरान या बैठक के 40 दिन पहले या 40 दिन बाद के अवधि के दौरान अगर बात करें तो याद रखिएगा गिरफ्तारी से छूट प्राप्त है, परंतु सदस्यों की यह मतलब कि उन्मुक्ति सिविल मामलों में, सिविल मैटर्स में गिरफ्तारी तक ही सीमित है। आपराधिक मामलों यानी क्रिमिनल जो मैटर्स है इसमें या निवारक निरोध है, इसके विधि के अधीन गिरफ्तारी में नहीं। तो सिर्फ जो है सिविल मैटर्स में मतलब कि अधिकार दिया गया गिरफ्तारी तक सीमित है, सिविल मैटर में, सिविल मामले में, न कि आपराधिक या निवारक निरोध के विधि के अधीन गिरफ्तारी में। साक्षी के रूप में उपस्थित होने से भी मुक्ति दी गई है, इनको अधिकार दिया गया है। जब सदन मतलब कि जो संसद है, जब संसद के सदन का सत्र चल रहा है तब सदन के अनुमति के बिना जो है किसी सदस्य को साक्ष्य देने के लिए बुलाया नहीं जा सकता। इसके बाद है सदन के सामूहिक विशेषाधिकार। ये विशेषाधिकार संसद को जो है सामूहिक रूप से प्राप्त हैं, जो निम्नलिखित है। पहला है संसदीय चर्चा और कार्यवाहियों का प्रकाशित करने का अधिकार या अन्य व्यक्तियों को इसे प्रकाशित करने का अधिकार देने या प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार। इसके बाद न्यायालयों के द्वारा संसद के कार्यवाही की जांच करने का निषेध, सदन के आंतरिक मामलों को विनियमित करने का अधिकार, सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए सदस्यों व बाह्य व्यक्तियों को दंडित करने का अधिकार,
इसके बाद अपरिचित व्यक्तियों व गैर सांसदों को सदन से निष्कासित करने का अधिकार। ये सभी जो है मतलब कि सामूहिक विशेषाधिकार दिए गए हैं, याद रखिएगा। इसके बाद सदन की अवमानना के लिए दंडित करने का भी अधिकार दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, विशेषाधिकार का उल्लंघन। विशेषाधिकार का जो उल्लंघन है इसके बारे में अगर बात करें तो विशेषाधिकार का जो उल्लंघन है, संसद सदस्य के द्वारा, जो संसद सदस्य हैं इनके द्वारा सदन में या किसी समिति में कही गई किसी बात के लिए उसकी आलोचना करना या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करना विशेषाधिकार का उल्लंघन कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए इसके बाद जो सदस्य होते हैं, सदस्यों के द्वारा संसद में या उसके किसी समिति में कही गई किसी बात के लिए उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना जो है विशेषाधिकार का उल्लंघन है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार 10वीं अनुसूची के दल बदल के कारण निरहरता संबंधी उपबंधों से विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं होता है, याद रखिएगा। इसके बाद है संसद का दैनिक कार्यक्रम। संसद का जो दैनिक कार्यक्रम है यहां से हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो है मतलब कि कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने अभी तक पीडीएफ नहीं लिया है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।